ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का व्हीटस्टोन ब्रिज, दैट इज एन एप्लीकेशन ऑफ किर्चॉफ्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ. व्हीटस्टोन ब्रिज is an arrangement of four resistances P, Q, R and S, which are arranged on the four sides of a square across two diagonally opposite points A and C. A cell of EMF E and a switch is connected. Across other two diagonally opposite points B and D, a current sensitive galvanometer of resistance G is connected. गैल्वेनोमीटर के अंदर भी एक वायर होता है, उस वायर का रेजिस्टेंस हम लोग G मान लिए. तो एक्चुअली व्हीटस्टोन ब्रिज इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 5 रेजिस्टेंसेस. नाउ सी, इस सर्किट में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ्स लॉ, हम लोग करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. लेट आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द सेल. ये करंट पॉइंट ए पर पहुंचने के बाद दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ. अक्रॉस रेजिस्टेंस पी I1 और अक्रॉस आर I माइनस I1. पॉइंट बी पर पहुंचने के बाद फिर से ये I1 करंट दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा. लेट IG बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर and rest of the current I1 minus IG is flowing through resistance Q. Again at point D, you are observing दो current IG and I minus I1, they are meeting at the junction. तो point D से जो current exit करेगा, that will be the sum of these two current, that is I minus I1 plus IG. Lastly, at point C, you are finding two currents are meeting at point C, and if I add these two currents meeting at the junction, then their addition will be I1 और I1 cancel हुआ, IG cancel हुआ. So finally I am getting कि I current is reaching to the negative terminal of the cell. इट मीन्स हम लोग का करंट डिस्ट्रीब्यूशन सही है, क्योंकि हम लोग जितने करंट से स्टार्ट किए थे उतना ही करंट सेल के नेगेटिव टर्मिनल में एंटर भी किया. नाउ अप्लाइंग किर्चॉफ्स सेकेंड रूल, दैट इज वोल्टेज लॉ. इसके लिए हम लोग सबसे पहले लूप को सिलेक्ट करते हैं, क्लोज्ड लूप. तो एज यू आर सीइंग ADBA इज ए क्लोज्ड लूप. तो वी आर राइटिंग फॉर लूप ADBA. इस लूप के लिए किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ को हम लोग अप्लाई किएंगे. एज वी ऑल नो, KVL किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ को अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले एक डायरेक्शन असाइन करना है, दैट इज आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. तो हम एक क्लॉकवाइज लूप को असाइन कर ली. नाउ सी, रेजिस्टेंस P के थ्रू फ्लो करने वाला करंट I1, इस करंट का डायरेक्शन लूप के डायरेक्शन में ही है. तो इस सिचुएशन में करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट, दैट इज I1P, इसे हम लोग पॉजिटिव लिए थे. सिमिलरली IG इंटू G, दिस विल ऑल्सो बी पॉजिटिव, क्योंकि करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन सेम है. दैट मीन्स प्लस IG इंटू G. R के थ्रू फ्लो करने वाले करंट का डायरेक्शन इस असाइंड लूप के डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट है. As you are finding, these two directions are opposite to each other.
इस केस में हम लोग करंट और वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट दैट इज I माइनस I1 इंटू R, इसे नेगेटिव लिखे थे। इस लूप में कोई सेल कनेक्टेड नहीं है, मीन्स कोई EMF नहीं है, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस उसका सम इक्वल्स टू 0 लिखे। सिमिलरली इफ आई असाइन अनदर लूप 2, और इस लूप को भी अगर हम लोग क्लॉकवाइज ले लेते हैं, इसके लिए भी हम लोग किरचॉफ्स लॉ को अब लिख सकते हैं। Q के लिए I1 माइनस IG इंटू Q, करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन सेम है। इस के लिए लूप का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट, मीन्स माइनस I माइनस I1 प्लस IG इंटू S, और IG के लिए करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट दिख रहा, इट मीन्स माइनस IG इंटू G दैट इज इक्वल्स टू 0। चूँकि इस लूप में कोई सोर्स ऑफ EMF कनेक्टेड नहीं है, तो यू आर गेटिंग दिस टू इक्वेशंस। नाउ सी, एक व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कब कहा जाता? तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज मीन्स जब इस सेंट्रल गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तब हम लोग इस व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस्ड कहेंगे। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर 0 होता है, और हम लोग इस कंडीशन को फाइंड आउट कर रहे हैं कि एक व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कब होगा। नाउ सी, इस फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम IG का वैल्यू 0 रखते हैं, मीन्स बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, यू कैन राइट द फर्स्ट इक्वेशन I1P माइनस I माइनस I1 R that is equals to 0, or you can write I1 by I minus I1 equals to R by P. So this is first equation. Similarly, इस इक्वेशन में भी अगर हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस्ड कंडीशन मीन्स IG का वैल्यू 0 रखते हैं, then you are having I1Q, ये 0 हो गया, ये 0 माइनस I माइनस I1 S, ये भी 0 होगा, इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स यू आर हैविंग वन मोर इक्वेशन I1 बाय I माइनस I1 इक्वल्स टू S by Q. Let this be the second equation. See equation 1 and 2. Their left hand side are same. So you can write R by P equals to S by Q. Or alternately you can write P by Q. P by Q equals to R by S. P by Q equals to R by S. So this is the balanced condition of व्हीटस्टोन ब्रिज. Basically to say, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस तब हो रहा, बैलेंस्ड का मतलब गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट फ्लो नहीं करेगा। ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस तब है जब इस ऊपर वाले आर्म में दो रेजिस्टेंस का रेशियो P by Q वो नीचे वाले आर्म्स में दो रेजिस्टेंस का रेशियो R by S के इक्वल हो। कुछ और चीज इस व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, इस व्हीटस्टोन ब्रिज में हम
इस सेल को अक्रॉस पॉइंट बी और डी के बीच भी कनेक्ट कर सकते थे और इस गैल्वेनोमीटर को ए और सी के बीच भी कनेक्ट किया जा सकता। मीन्स यू कैन इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड द सेल। एक व्हीटस्टोन ब्रिज ज़्यादा सेंसिटिव तब होता है जब इस चारों रेजिस्टेंस का ऑर्डर सेम हो। मीन्स ये चारों रेजिस्टेंस सेम ऑर्डर का हो।